नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो पर्यावरण अध्ययन की यूपी टेट 2021 के लिए महत्वपूर्ण क्लास, तो सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। इसको स्टार्ट करते हैं। हम बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे, 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। रियो डी जेनेरियो में हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था, किससे संबंधित था? रियो डी जेनेरियो जो कि कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में कब हुआ था? 1992 में हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किस अन्य नाम से जानते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। और ये किससे संबंधित था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें कुल मिला के 172 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 172 देश। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? समोच्च रेखाएं यानी अगर हम इसको विच्छेद करें तो सम प्लस उच्च। तो उच्च का मतलब होता है क्या फ्रेंड्स? उच्च का मतलब होता है ऊंचाई। तो जहां भी ऊंचाई होगा, समान ऊंचाई वाले स्थानों को, समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समोच्च रेखाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? लंदन है जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और पेरिस है सीन नदी के किनारे। पेरिस जो बड़ा शहर है वो किसके? सीन नदी के किनारे स्थित है। और जो वोल्गा है वो क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी कौन सी नदी? वोल्गा। और डैन्यूब है, वो भी यूरोप की कई देशों से बहने वाली नदी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्स। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स की। और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और डैन्यूब यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट प्रश्न। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। WWF की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना कब हुई? जो WWF है वह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। और इसकी स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। अगला प्रश्न। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर में होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक एसिड होता है। इसके साथ साथ इमली में भी यही होता है। इमली में भी क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। और केला में भी होता है। तो टार्टरिक अम्ल किस में होता है? अंगूर, इमली और केला, तीनों में होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पास है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो सही आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, आम चुनाव द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, या संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा? तो फ्रेंड्स यहाँ महत्वपूर्ण बात है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन थोड़ा सा ही फर्क है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो दोनों सदनों के साथ साथ विधानसभा के द्वारा भी होता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है परोक्ष होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। किसके होते हैं? संसद के दोनों सदन, उसी में आ जाते हैं क्या? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के सांसद होते हैं। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है फ्रेंड्स, बारीकी से ध्यान दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या होता है? दोनों सदनों के सांसद भाग लेते हैं और इसमें भी लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सांसद होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी आ जाते हैं। क्या होता है? जो मनोनीत सदस्य होते हैं दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में,
वो भी इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। यही कारण है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से बहुत कम क्षेत्रफल होते हुए भी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक होने के कारण लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न, करनाल बंट क्या है? तो करनाल बंट गेहूं की घातक बीमारी है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिंग रोग क्या है? तो यह एक सैथिल रोग है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है? तो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू। रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू जो कि लंदन में है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक केंद्र ओस्लो में है, और ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है। कहाँ की? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु निम्नतम सदस्य संख्या क्या है? अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इसे कहा जाता है। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद रह सकती है। तो इसके लिए जो पूछा गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या तो 50। अगला प्रश्न, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई? तो उदारीकरण और निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति किसके द्वारा? नरसिम्हा राव। तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? तो फसलों को गिरने से बचाने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह विख्यात हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ था। कहाँ हुआ था? बागपत में। उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1985 में। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है? तो प्रथम स्तर यौगिक है प्रकाश संश्लेषण का ग्लूकोज। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विश्व तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो अभी इस प्रश्न का जिक्र किया था, इससे मिलते जुलते प्रश्न का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद फ्रेंड्स? 75/3। इसमें क्या है? वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, लोकसभा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? वृक्ष, झाड़, अपतरण या घास? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया है। बी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, मेधा पाटकर का नाम किस पर्यावरणीय आंदोलन से जुड़ा है? तो मेधा पाटकर प्रसिद्ध रही है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की नहीं है? तो बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये सभी कोयले की किस्म है, डोलोमाइट कोयले की किस्म नहीं है। डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, टेंडन किसे जोड़ता है? और प्रश्न आता है लिगामेंट किसे जोड़ता है? लिगामेंट किसे जोड़ता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लिगामेंट किसे जोड़ता है? एक हड्डी से दूसरी हड्डी को, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर टेंडन का पूछा गया है, टेंडन, तो ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है। सी इसका सही आंसर होगा। टेंडन किसे जोड़ता है? पेशी को हड्डी से। लिगामेंट हड्डी से हड्डी जोड़ता है, याद रखें। आखिरी प्रश्न, और जरूर बताएं 30 में से आपसे कितने मार्क्स आपके आए, कितने प्रश्न बने। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। ये इसका सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।